नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र में सत्ता का सियासी थ्रिलर चल रहा है। इस वक्त एक सांसद और एक विधायक जेल में है। महाराष्ट्र में सारे बड़े राजनेता इस सियासी खेल में शामिल हैं। कल तक ये लड़ाई सिर्फ मुंबई तक थी, आज दिल्ली आ गई। 24 घंटे पहले तक महाराष्ट्र में घमासान एक पति पत्नी नवनीत राणा और रवि राणा और मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के बीच चल रही थी। आज ये तकरार मोदी सरकार और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच हो गई है और उद्धव ठाकरे ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि घंटाधारी हिंदुत्ववादी हमें हिंदुत्व न सिखाएं, हम गदाधारी हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं लेकिन दादागिरी नहीं चलेगी। मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़ना आता है लेकिन मैं हनुमान चालीसा घर पर पढ़ता हूं। आपको भी हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर पर पढ़ें। उद्धव ठाकरे ने आज धमकी भी दी कि बाला साहेब ने हमें दादागिरी खत्म करना सिखाया है। मेरे घर आओगे तो स्वागत करेंगे, दादागिरी दिखाओगे तो दादागिरी तोड़ देंगे। आज हनुमान चालीसा पर एक ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई लेकिन उद्धव ठाकरे उसमें नहीं गए। एक सरकारी प्रोग्राम में पॉलिटिकल बयान दिया और खुल्लम खुल्ला बात की। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के बारे में देश भर में उत्सुकता है। लोगों के मन में 4 सवाल हैं। पहला, जो हनुमान चालीसा का जाप करेगा क्या वो देशद्रोही कहलाएगा? क्योंकि सांसद नवनीत राणा पर देशद्रोह का ही मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या सच में मामला हनुमान चालीसा जपने का ही है या कुछ और है? दूसरा, सेंट्रल एजेंसीज ने उद्धव के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया तो क्या उद्धव दिल्ली से बदला ले रहे हैं? तीसरा, क्या महाराष्ट्र में सचमुच राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है या यह सिर्फ हवाई बात है? और चौथा, क्या मोदी सरकार और ठाकरे सरकार के बीच यह टेम्पररी दुश्मनी है या पक्की दुश्मनी हो चुकी है? इन 4 सवालों के जवाब आपको सिर्फ इस रिपोर्ट में मिलेंगे। पहले दोस्ती, अब पक्की दुश्मनी। ये दुश्मनी क्या रंग दिखाएगी? हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार जाएगी? मोदी और ठाकरे की दुश्मनी और बढ़ेगी क्योंकि यहां दोस्ती की गुंजाइश नहीं है। इस दुश्मनी के कई फलसफे हैं मगर फिलहाल तो सेंटर स्टेज में राणा दंपत्ति है। ये सवाल पूरे हिंदुस्तान के मन में है कि ठाकरे के घर हनुमान चालीसा पढ़ने की डिमांड क्या इतनी बड़ी थी कि इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा पर देशद्रोह का मुकदमा करना पड़ा। बाला साहेब ठाकरे की फैमिली आज भी हिंदुत्व करती है लेकिन उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व क्या इतना बदल गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव ने अमरावती की महिला सांसद और उनके विधायक पति को जेल भिजवा दिया। हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। एक तरफ शिवसेना और उद्धव ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ राणा दंपत्ति हैं जिनके पीछे बीजेपी दिख रही है। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े राणा दंपत्ति को 6 मई तक जेल भेजा गया है। नवनीत राणा को भायखला जेल में रखा गया है तो रवि राणा को तालोजा जेल भेजा गया है। हनुमान चालीसा वाचते उसका विरोध करता है उद्धव ठाकरे। हमको फंसा है, हमारा फसवलेला आम्हाला खोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री है। नवनीत राणा और रवि राणा ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया तो उद्धव ठाकरे ने पहले शिवसैनिकों को सड़क पर उतार कर हंगामा कराया, फिर नवनीत राणा के घर में पुलिस घुसा दी। अमरावती की निर्दलीय सांसद ने अपने वकील के जरिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उद्धव ठाकरे की पुलिस पर कुछ बेहद ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। नवनीत राणा ने स्पीकर को लिखा कि मुंबई पुलिस ने जाति को लेकर उनको अपमानित किया। लॉकअप में उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी की गई। नवनीत राणा को ग्लास में पानी तक नहीं पीने दिया गया और अमरावती की सांसद को वॉशरूम जाने से भी रोका गया। अमरावती अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। नवनीत राणा दलित कोटे की सांसद हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है और महाराष्ट्र में कमान खुद देवेंद्र फडणवीस ने संभाल रखी है। हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई। उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया। वे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से आती है। उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई। एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया।
और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ, ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है। मुंबई में पिछले 100 घंटे से राणा दंपत्ति हेडलाइन में है, मगर असल में यहाँ ठाकरे का हिंदुत्व टेस्ट हो रहा है। राणा दंपत्ति के वकील ने साफ साफ संकेत दे दिया कि नवनीत और रवि राणा को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मोदी के प्रति झुकाव रखते हैं। उन्होंने अपना आंदोलन सुबह दोपहर को 2:45 बजे फोन करके पीछे ले लिया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बॉम्बे आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस आंदोलन की वजह से उनको किसी किस्म की शर्मिंदगी हो, हम हमारा आंदोलन वापस ले रहे हैं। और आंदोलन वापस लेने के बावजूद 4:30 बजे FIR रजिस्टर करके इनको अटक किया गया, इसीलिए वो गैर कानूनी है। महाराष्ट्र की हिंदुत्ववादी सियासत के दो ही मेन कैरेक्टर हैं, नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे। पहले ये दोनों एक ही खेमे के लोग थे, आज पक्के दुश्मन हो गए हैं। तू तड़ाक वाली बात हो गई है। मोदी मुंबई आते हैं तो ठाकरे उनसे मिलते भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री से मिलने की जगह उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के घर चले जाते हैं। मातोश्री के बाहर प्रोटेस्ट करने वाली 80 साल की चंद्रभागा शिंदे के घर जाकर उद्धव ने डायरेक्ट मैसेज दिया कि जो मातोश्री के सामने आएगा उसे पुलिस का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी की मोदी से दुश्मनी समझ में आती है। राहुल गांधी मोदी से दुश्मनी निभाते हैं तो उनकी मजबूरी सबको मालूम है। तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच खाई है तो उसके कारण है। केरल वाले विजयन के विचार मोदी से नहीं मिल पाते, इसे भी पूरा देश समझता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी से कब इतनी दुश्मनी पाल ली कि इनकी दोस्ती के बारे में अब सोचना भी मुश्किल लगता है। शुरू में लगता था कि मोदी और उद्धव में मनमुटाव है, जल्द ही दोनों फिर साथ आएंगे, लेकिन अब उनमें पक्की दुश्मनी दिख रही है। 2.5 साल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे मोदी से दुश्मनी करते करते सरकार चला रहे हैं। उद्धव के सियासी पार्टनर मोदी से मिल लेते हैं, मोदी से बात कर लेते हैं, लेकिन उद्धव उनसे दूरी बनाकर चलते हैं। 2 महीने में 2 बार ऐसा हो गया है कि ठाकरे को मोदी से मिलना था और उन्होंने कन्नी काट ली। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्याने हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे, या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर, पण त्याला एक पद्धत असते। लहानपणापासून मी बघत आलेलो आहे। अशी एक म्हण आहे की साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, पण आमच्या घरामध्ये दिवाळी असो, दसरा असो किंवा नसो, साधू संत येतच असतात। शिवसेना प्रमुख होते, माँ होती तेव्हाही येत होते, आताही येतात, पण ते नीट बोलून सांगून येतात की मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ तो आपको बताना चाहता हूँ, आइए जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। मोदी से कन्नी काटना आसान है, हनुमान चालीसा पर क्लियर लाइन लेना उद्धव के लिए मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के लिए गृह मंत्री सफाई देते देते थक गए, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट यही है कि राणा दंपत्ति पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की। आपको क्या लगता है, उनको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अरेस्ट किया है? उसके लिए नहीं अरेस्ट किया उनको, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट की है अशांति फैलाने के लिए। पर अशांति तो वहाँ पे जो गुंडागर्दी हुई थी उनके खार रेजिडेंस के अंदर, जहाँ पे स्लोगनेरिंग हुई थी, जहाँ उन्हें बंटी पब्लिक बोला गया था। देखिए उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे मोदी से दुश्मनी निभाने के लिए फैसले ले रहे हैं? इसका जवाब उद्धव के अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है उससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कम से कम बयानबाजियां तो शुरू ही हो गई। कोई डेलीगेशन जा रहा है 2-4 लोग पकड़कर, क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग गए। बचाइए,
अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, ये क्या चल रहा है? देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये गृह मंत्री को ठीक से मालूम है, और मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिंपैथी प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट वो देते हैं। उन्होंने इस बात को देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। ट्रांसफर स्कैम में एक गृह मंत्री जेल में, वापस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको वापस स्थगिति आ रही है, रोज कानून व्यवस्था लचर हो रही है, और ऐसे समय उसकी ओर ध्यान देने की जगह ये जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, इसमें से ध्यान में आता है ये जब बौखला जाते तो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये सच है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता। ये कांग्रेस का राज नहीं, मोदी राज है। नरेंद्र मोदी ने धारा 356 के इस्तेमाल में अपना रिकॉर्ड क्लीन रखा है। महाराष्ट्र की सियासत में चालीसा चल रही है और देवेंद्र फडणवीस ने हनुमान को पकड़ रखा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज और बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणीय चातुर, राम काज करिबे कातुर, पूर्ण मुंडा लावाम चाओ। फडणवीस पिछले 4 दिनों में 40 बार कह चुके हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ी जाएगी, तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? ये 2019 के चुनाव के पहले की तस्वीर है, जिसमें एक मंच पर एक फ्रेम में नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे तीनों साथ बैठे हैं। लेकिन 2.5 साल में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्र में फडणवीस वर्सेस उद्धव हुआ तो मोदी ने फडणवीस को चुना। ठाकरे को इसी बात का बुरा लगा, जिसका फायदा शरद पवार और सोनिया गांधी ने उठाया। नवंबर 2019 में शरद पवार ने मुंबई में पॉलिटिकल ऑपरेशन किया, उद्धव सीएम बने, कांग्रेस को पावर में पार्टनरशिप मिली और शरद पवार खुद सुपर सीएम के रोल में आ गए। उद्धव बार बार यही कहते हैं कि अमित शाह ने उनको सीएम बनाने का कमिटमेंट किया था। अमित शाह कह चुके हैं कि चुनाव तो फडणवीस के नेतृत्व में लड़ने का फैसला हुआ था और जो नेतृत्व करेगा वही सीएम बनेगा। ये कहने की नहीं बल्कि समझने की बात है। उद्धव ठाकरे के पास रास्ते तब भी खुले थे, नरेंद्र मोदी ने कभी इनकार नहीं किया। महाराष्ट्र में कोरोना ने कोहराम मचाया तो मुंबई को सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए। वैक्सीन आई तो भी महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा सप्लाई की गई। पिछले साल ही जून में उद्धव अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली आए तो 10 मिनट के लिए मोदी से अकेले में मुलाकात की। ये बात कभी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी हैं उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? मोदी और ठाकरे की दिल्ली वाली मुलाकात से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाने वाला कांड हो चुका था। रिश्ते तब भी इतने नहीं बिगड़े थे, लेकिन उद्धव ने दूसरी लाइन पकड़ ली। पिछले साल शिवसेना की दशहरा रैली हुई तो ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को ही टारगेट पर ले लिया। आणि अंगावर आल्यानंतर शिंगावर घेण्याची भाषा करणार असाल तर स्वतःमध्ये हिम्मत आणि धमक असेल तर, आणि तर द्या। ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स ह्याच्या माध्यमातून देऊ नका। मी सुद्धा आज पक्ष प्रमुख म्हणून जर आव्हान द्यायचं झालं तर माझ्या या मर्द शिवसैनिकांच्या माध्यमातून देईन, त्यांच्या ताकदीवरती देईन। मुख्यमंत्री म्हणून देणार नाही, नाहीतर आव्हान द्यायचं आणि पोलिसांच्या मागे लपायचं, याला नामर्द म्हणतात। हे मर्दाचं लक्षण नाही, हिंदुत्वाचं तर नाहीच नाही। ठाकरे के 2 मिनिस्टर जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उनका जेल से बाहर अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा। ईडी की जांच मातोश्री की चौखट तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अहम मुद्दों पर पवार की ही चलती है। पवार ठाकरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलते हैं, फिर भी शिवसैनिक बम बम है कि मुख्यमंत्री उनका है। उद्धव की पूरी कोशिश है कि सरकार भी चलती रहे और हिंदुत्व का कार्ड भी उनके पास रहे।
की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय, आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि शिवसेना प्रमुखांनी अनेकदा सांगितलेलं आहे, तुम्ही सुद्धा त्याला साक्ष आहात, की पहिल्यांदी आपण माणूस म्हणून जन्माला येतो, जात पात धर्म हा नंतर आपल्याला चिकटतो. मग काय करायचं आहे, धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे, धर्म पाळायचा पाळला पाहिजे, पण प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवायचा आणि घराबाहेर जेव्हा मी पाऊल टाकतो तेव्हा हा माझा देश, हाच माझा धर्म असलाच पाहिजे, हे आमचं हिंदुत्व आहे. उद्धव के पॉलिटिकल पार्टनर शरद पवार ने मोदी और अमित शाह से मुलाकातें तो बहुत की, लेकिन गठबंधन पर पवार की लाइन बदलती नहीं दिख रही. महाराष्ट्र चुनाव में अभी 2.5 साल बचे हैं, उससे पहले 24 का लोकसभा चुनाव हो जाएगा. मोदी को अगला मैंडेट मिल जाने के बाद ही महाराष्ट्र में शिफ्टिंग होगी. योगी सरकार 2.0 को आज 1 महीना पूरा हुआ और इसके साथ ही योगी का बुलडोजर प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया. योगी सरकार ने एक बड़ा काम करके दिखाया, जिसका असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और नेपाल तक पड़ेगा. जब किसी की गाड़ी चोरी होती है तो उसका अगला ठिकाना सोतीगंज बताया जाता. पुलिस भी सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां तलाशती थी, मगर अब ऐसा नहीं होता. सोतीगंज मेरठ का एक ऐसा बाजार जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने किया और पूरा का पूरा नक्शा ही बदल गया. पहचानो ये कौन सी जगह है. इस जगह का खौफ दिल्ली में था, देहरादून इससे घबराता था, पंजाब में इसकी टेंशन थी, हरियाणा में भी यह हॉट टॉपिक था. नहीं पहचान पाए? चलिए आपको कुछ हिंट देते हैं. अगर किसी गाड़ी की चोरी हो जाती, किसी की गाड़ी लूट ली जाती, तो उसका ठिकाना, उसकी मंजिल यही थी. यह है मेरठ का सबसे बदनाम मार्केट सोतीगंज. राजधानी दिल्ली से महज 65 किलोमीटर दूर मेरठ की सोतीगंज मार्केट. ये सोतीगंज मार्केट वही है जहां पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड से गाड़ियां या तो चुरा कर या फिर लूट कर लाई जाती थी और महज कुछ मिनटों में खपा दी जाती थी, यानी उन्हें काटकर पार्ट्स में अलग अलग तब्दील कर दिया जाता था. फिलहाल उसी सोतीगंज मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आप देखें तो सोतीगंज मार्केट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के दखल के बाद मेरठ पुलिस और मेरठ शासन के द्वारा बंद करा दी गई. लेकिन अब मेरठ प्रशासन और मेरठ पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसमें कार्रवाई करते हुए यहां के जो कबाड़ी थे या कबाड़ का काम करने वाले लोग थे, उनकी 102 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है. दरअसल जो यहां का सबसे बड़ा पुरानी गाड़ियों को या फिर लूट की गाड़ियों को काट कर पार्ट्स में तब्दील करने वाला हाजी गल्ला है. सोतीगंज में आज समोसे की दुकान है, मिठाई की दुकान है, कहीं मेडिकल शॉप है तो कहीं हार्डवेयर की दुकान खोली है. साफ सुथरा मार्केट. लेकिन अगर आप 6 महीने पहले की तस्वीर देखेंगे तो पूरी सड़क ऑटो पार्ट्स से भरी नजर आएगी. एक एक कदम पर एक एक ऑटो पार्ट्स वाली कबाड़ की दुकानें नजर आती थी. इन दुकानों को अंदर से देखेंगे तो ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी कोई बाइक नहीं होगी जिसका पार्ट्स यहां पर नहीं मिलेंगे. काले काम का सबसे बड़ा धंधा. यूपी चुनाव में मेरठ के इस बदनाम मोहल्ले का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी. एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है. भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज. ये सोतीगंज देश भर में
कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है। 10 मिनट, सोतीगंज की पहचान 10 मिनट से थी, क्योंकि 10 मिनट में यहां चोरी हुई गाड़ियों का नामो निशान मिटा दिया जाता था। गाड़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सोतीगंज में आने के 10 मिनट के अंदर उसके पुर्जे अलग कर दिए जाते थे। इसके बाद गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सोतीगंज में बिखरे कबाड़ियों के अलग अलग गोदाम में पहुंचा दिए जाते थे। यानी 10 मिनट के बाद गाड़ी का पता निकालना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर हो जाता था। लेकिन आज योगी का एक बुलडोजर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को सौंपा था, वो टास्क कंप्लीट हो गया। यहां मेरठ के सोतीगंज बाजार में, ये सोतीगंज बाजार में गाड़ियों के साथ होने वाले खेल का भी अब द एंड हो रहा है। कैंची और रेवड़ी गजक के लिए पूरे देश में मशहूर मेरठ के माथे पर सोतीगंज मार्केट काले कारोबार का बदनुमा दाग बना हुआ था। ये भी सच है, दशकों से गाड़ी काटने का धंधा चल रहा था, लेकिन न पुलिस यहां घुसती थी, न राज्य सरकार कोई कार्रवाई करती थी। अब सोतीगंज न सिर्फ बदल गया, बल्कि सुधर भी गया। जो भी सोतीगंज मार्केट के दुकानदार थे, अब उन्होंने अपनी दूसरे धंधे जो है शुरू कर दिए हैं। कोई कपड़े की दुकान खोलकर बैठा है, तो कोई जो है दूसरे हार्डवेयर का काम कर रहा है, तो कोई खाने पीने का काम कर रहा है, कोई मिठाइयों की दुकान खोले बैठा है, तो कोई कुछ और काम कर रहा है। तो ये मेरठ की सोतीगंज वो मार्केट है जो पूरे देश भर में पुरानी गाड़ियों के लिए मशहूर थी। और ये कहा जाता था कि अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से कोई भी गाड़ी चोरी हुई है और अगर वो नहीं मिल रही है, तो यानी वो मेरठ की सोतीगंज मार्केट में पहुंच चुकी है और वहां पर वो काट दी गई है। सोतीगंज का मास्टरमाइंड हाजी गल्ला था, जिसकी 44 करोड़ की संपत्ति, 3 कोठी और प्लॉट जब्त कर लिए गए। दूसरा सबसे बड़ा सरगना हाजी नईम था, जिस पर भी कार्रवाई की गई। कुल 70 लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया। अवैध काम करने वाले 52 कबाड़ी इस वक्त जेल में हैं। 48 कबाड़ियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 42 लोगों पर गुंडा एक्ट लगा है। हाजी गल्ला मेरठ की सोतीगंज मार्केट का मास्टरमाइंड कहा जाता था। फिलहाल ये उसी का ही गोदाम है, जिसको जो है मेरठ शासन के द्वारा सील किया गया है और साफ साफ इस पर लिखा गया है संपत्ति पर कि संपत्ति का प्रशासक सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मेरठ को नियुक्त किया जाता है। और इस संपत्ति में सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कैंट के आदेश के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और ना ही संपत्ति को कोई खरीद सकता है, ना ही इसे कोई बेच सकता है और ना ही संपत्ति का कोई ट्रांसफर हो सकता है, आज्ञा अनुसार जिला मजिस्ट्रेट मेरठ। तो इस तरीके के नोटिस जो है वो चस्पा किए गए हैं और इसके साथ साथ जो हाजी नईम है उसकी भी संपत्ति जब्त की गई है और इसके अलावा जो छोटे छोटे कारोबारी थे उनकी भी संपत्ति जब्त की गई है। गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है और इस जो संपत्ति मेरठ पुलिस और मेरठ शासन की तरफ से जब्त की गई उसका टोटल जो आंकड़ा है वो 102 करोड़ तक पहुंच गया है। सोतीगंज में कल तक गाड़ियां काटी जाती थी, आज मोमोज बेचे जा रहे हैं। 1962 में जब सोतीगंज बाजार बना तो यहां पर कोयला, रद्दी और पशुओं का चारा बिकता था। इसके बाद दुकानें खुली और गोदाम बने। यहां पर 48 कबाड़ की दुकानें पंजीकृत हैं, जबकि 800 दुकानें और 80 गोदाम मौजूद थे। गाड़ी चोरी करके पहुंचाने वाले 300 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे। सोतीगंज हाजी गल्ला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हाजी गल्ला सोतीगंज का सबसे बड़ा कबाड़ का कारोबारी था। सोतीगंज में पूरा सिंडिकेट काम करता था। एक जगह गाड़ी कटती, एक जगह टायर बेचे जाते, दूसरी जगह इंजन और बाकी पार्ट्स, जिनका दोबारा मिल पाना नामुमकिन होता। सोतीगंज में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के साथ साथ नेपाल से चोरी की गाड़ियां आती थी। लेकिन योगी राज में सोतीगंज भी शरीफ हो गया।
हाजी नईम उर्फ हाजी गल्ला, ये शख्सियत कौन थी यहाँ पर सूतीगंज में? ये व्यक्ति बहुत कुख्यात था और ये माना जाता था कि यहाँ पे इस कारोबार का किंग पिन यही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ इसी के स्तर के कुछ और भी व्यक्ति थे जो यहाँ पे किंग पिन के रूप में कार्य कर रहे थे और इनको शरण देने का और इनके और जो कनेक्शंस हैं, जो पावर्स के साथ में इनके कनेक्शन है, उनके साथ में एक जो कंडूट बनने का वो काम कर रहे थे। ऐसी सभी व्यक्तियों को हमने उनकी गलत कार्रवाइयों का, उनके अपराध का दमन किया है। वो हाजी गल्ला की देखरेख में तमाम गाड़ियां कटती थी और महज कुछ मिनटों में गाड़ियां कट जाती थी। इवन हाजी गल्ला ने कैंट इलाके में भी एक गोदाम बना रखा था जो कि अवैध कब्जा था कैंट की जमीन। देखिए, हाँ, ये हमारी जो कार्रवाई है ये केवल यहीं पे आके समाप्त नहीं हो जाती, एक सतत प्रक्रिया है। आपने सही बताया कि कुछ और भी सफेदपोश जगहों पर सफेदपोश लोगों का संरक्षण भी इनको जो प्राप्त था, उनके भी बारे में हम जो है जानकारी कर रहे हैं। योगी का बुलडोजर जब चलता है तो माफियाओं के पैर कांपने लगते हैं। योगी का पहला कार्यकाल माफियाओं के लिए काल था। सेकंड इनिंग में योगी ने माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया है। यूपी में 25 माफिया शासन स्तर पर मॉनिटर होते थे, अब 50 माफियाओं को शासन स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत क्लियर कट निर्देश रहा है। पिछले 5 साल में 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम का रहा है। उनका जो एक मोटो है, सबकी सुरक्षा सबका सम्मान, माफियाओं का जो है पूरी तरह से जो है इनका खात्मा हो और क्रिमिनल्स के खिलाफ हम लोग जो है पूरे पीछे पड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उसी कड़ी में पिछले 5 साल में 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। जिलाधिकारी और जिले के एसएसपी जो है ये कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। जो भी गैंग होते हैं और गैंग मेंबर्स होते हैं, क्राइम और क्राइम के थ्रू जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उस पर जो है कार्रवाई की गई है। माफियाओं को, जितने लिस्टेड माफिया थे, सब जेल में है। योगी आदित्यनाथ की ईमानदार और दमदार नीति के लिए जनता ने उनको दोबारा चुना और इस बार उन्होंने यूपी के लिए खास प्लान बनाया है। यूपी में 100 दिन, 6 महीने, 2 साल, 5 साल की कार्य योजना बनाई जाएगी जिस पर अमल करना होगा और इसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के सीएम बने थे। तभी उन्होंने माफियाओं के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई थी, जिसका असर ग्राउंड पर नजर भी आया। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो 100% करते हैं। जो वो करते हैं वो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाता है। इस वक्त दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के मोहम्मदपुर में एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि साउथ वेस्ट के मोहम्मदपुर इलाके में एक लावारिस बैग मिला है। कॉल मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है और इस बैग की जांच की जा रही है। ये संदिग्ध बैग एक पार्क के बगल में बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस का डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। पुलिस के सीनियर अफसर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये जैसे सीमेंट के कट्टे होते हैं वैसे कुछ बैग्स वहां पड़े हुए हैं। इंडिया टीवी के संवाददाता जतिन शर्मा भी मौके पर हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड दिखने जैसी एक वस्तु, ये आप सामने बोरियां देख रहे हैं, इसी के बीच पे रखा हुआ मिला है। दरअसल ये मोहम्मदपुर का पार्क है, झंडू पार्क, और उसके ठीक सामने हैंड ग्रेनेड दिखने जैसी वस्तु यहाँ पर लोगों को दिखी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। और आप देखेंगे पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड टीम भी यहाँ पर बुलाई जा रही है और इस पूरे इलाके को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर का ये पूरा इलाका है। इस इलाके में अफरा तफरी तब मच गई जब इस पार्क में खेल रहे बच्चों ने सामने एक हैंड ग्रेनेड दिखने जैसी चीज देखी है, जिसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि खिलौने के तरह का कुछ ऐसा है, लेकिन जो फोटो सामने आ रही हैं उसमें हैंड ग्रेनेड जैसी जो चीज है वो पड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जिसके बाद अब पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर का ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। ठीक ये सामने आप पार्क देख रहे हैं, मोहम्मदपुर का ये पार्क है जिसको झंडू पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और शाम के समय इसी जगह पर बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों की निगाहें हैंड ग्रेनेड जैसी चीज पर पड़ी, तब जाकर स्थानीय लोगों को इस मामले में जानकारी मिली
और फिर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। स्थानीय जो निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद है, भगत सिंह टोकस, सर क्या कुछ आप लोगों को पता लगा, कितने बजे यहाँ पर बच्चों ने देखा है? देखिए तकरीबन ये 6:30 बजे के आसपास जो है बच्चों ने देखा और 100 नंबर पे कॉल किए। मैं कहीं मीटिंग में था, मेरे जो है भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि घर के आसपास बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई है। तो जब मैंने जांच अधिकारियों से पूछा तो यहाँ पर जो है एक पुराना जो है ग्रेनाइट ये रखा हुआ है। तो अभी जो है डीसीपी साहब भी आए और अभी जो है जांच चल रही है, एनएसजी बुलाई गई है। जो है अभी जो है इसकी पूरी जांच जो है करने के बाद ही पता चलेगा ये किस असामाजिक तत्व का काम है। अच्छा, बच्चों ने देखा था सबसे पहले यहाँ पर जो पार्क है, खेल रहे थे, पार्क में खेल रहे थे। जो आपका घर भी यहीं पास में? मेरा घर ये पास में है और मैं कल बल्कि जो है मैंने इंडिया टीवी पे भी देखी थी, आपने भी मोहम्मदपुर गांव का नाम बदल के माधवपुरम की खबर चलाई थी। और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने ये दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल जी से ये मांग की थी कि दिसंबर माह में मैं यहाँ से निगम पार्षद होने के नाते निगम से मैंने वो प्रस्ताव पास कराया था और वो फाइल पिछले 6 महीने से जो है केजरीवाल जी के जो है सरकार ने रोक रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह है, अब हम जो है आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, तो हम कब तक ये गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढोते रहेंगे? पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान लौटने वाले हैं। लंदन में रह रहे नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी कर दिया है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होगा। जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तभी से यह तय माना जा रहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान जरूर लौटेंगे। आपको बता दें, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में जांच की थी। नवंबर 2019 में लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से नवाज शरीफ लंदन में ही रह रहे हैं। दिल्ली में अचानक एक नई कवायद शुरू हुई। दिल्ली के 20 चौराहों के नाम बदलने का प्रस्ताव आया है। एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुतुब मीनार के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो सवाल उठने लगे कि क्या कुतुब मीनार के अंदर कोई मंदिर है? क्या 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईंट और पत्थर की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार खड़ी की? हम इन सवालों के जवाब तलाशने हमने शुरू किए। आज हम आपको कुतुब मीनार में मौजूद मूर्तियों की सच्चाई भी बताएंगे और कुतुब मीनार के साथ साथ क़ुव्वतुल इस्लाम की पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश भी करेंगे। 12वीं शताब्दी में दिल्ली में क्या हुआ था, यह जानने के लिए देखिए एक बेहद खास रिपोर्ट। क्या कुतुब मीनार कैंपस एक मंदिर है या मस्जिद? देश के बड़े प्रतिष्ठित पुरातत्वविद के मोहम्मद का बड़ा दावा। के मोहम्मद वही हैं जिनका अयोध्या वाला दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। क्योंकि ये पहले हिंदू मंदिर था। क्या है कुतुब मीनार और क़ुव्वतुल इस्लाम का कनेक्शन? कि वो ये दोनों एक है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है लेकिन बहुत ही करीब में है। क्या 27 मंदिरों को तोड़कर खड़ी की गई मीनार? सामने एक अरबिक में कतबा है, उसमें भी ये कह दिया गया है कि 27 मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाया है। देश की राजधानी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की निशानी कुतुब मीनार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कुतुब मीनार। यही वो हकीकत है जो सब जानते हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। एक एक नक्काशी को गौर से देखिए, एक एक मूर्ति को पहचानने की कोशिश करिए। आप अगर कुतुब मीनार गए भी होंगे तो भी आपने इन चीजों पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज हम आपको हर वो हकीकत पूरे पुख्ता सबूतों के साथ दिखाने वाले हैं जिससे आप आज तक अनजान बने हुए हैं। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान नटराज की मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, खंभों पर घंटियों का शिल्प, हिंदुस्तानी स्थापत्य और नक्काशी, ईंट और पत्थर से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। कुतुब मीनार इस्लामी मीनार है तो यहां प्रतिमाएं क्यों हैं?
अगर ये मूर्तियां यहीं के मंदिर की हैं तो मंदिर कहां है? 12वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि मूर्तियां तो हैं लेकिन मंदिर नहीं? पिछले 1000 साल से यही बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार को मोहम्मद गौरी के गुलाम और बाद में दिल्ली के सुल्तान बने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया और उसके बाद के मुस्लिम शासकों इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। लेकिन यह सच अधूरा है। पूरा सच जानने के लिए हम मशहूर पुरातत्वविद के मोहम्मद के पास पहुंचे। वही के मोहम्मद जिन्होंने मुस्लिम होते हुए भी पहली बार दुनिया के सामने सच रखा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर खड़ी की गई थी। हमने के मोहम्मद से सीधा सवाल पूछा, क्या मंदिर को तोड़कर हुआ कुतुब मीनार का निर्माण? ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है सर, ये मंदिरों पर ही बनी थी? इसमें दो है। नंबर 1 एक तो कुतुब मीनार है और दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अक्सर लोग जो ना कंफ्यूज कर लेते हैं क्योंकि वो जो ना ये दोनों एक है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है लेकिन बहुत ही करीब में है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का में तो खैर तो ये तो बिल्कुल एकदम साबित है क्योंकि ये पहले हिंदू मंदिर था, क्योंकि ये जन चौहान का कैपिटल था। किला राय पिथौरा भी कहते हैं, उसी का एक्सटेंशन था ये सारी चीज़ें। सो दैट वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान्स। हाँ, और वहाँ 27 मंदिर थे। जैन मंदिर भी था, हिंदू मंदिर भी था। ये तोड़ा गया है और उसी को ही फिर जो ना बाद में जो ना इसको जो ना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके तब्दील किया है। तो वो हिस्टोरिकली प्रूवन है। लेकिन जो इसका है दैट इज कुतुब मीनार का है, दैट इज एन अलग सेपरेट स्ट्रक्चर है। वो उसका कंसेप्ट भी, कंस्ट्रक्शन भी पूरा इस्लामिक कंस्ट्रक्शन एंड कंसेप्ट है। इसी तरीके का जो मीनार था वो गजनी में भी था। तो वो एक इस्लामिक ट्रेडिशन है, उसका कल्मिनेशन है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में कोई हिंदू वो नहीं है, इन्फ्लुएंस हो सकता है लेकिन बेसिकली वो हिंदू मॉन्यूमेंट नहीं है। लेकिन ये मस्जिद था जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दैट वाज बेसिकली हिंदू टेम्पल था। उसको दोबारा जो तोड़ने के बाद जो ना इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।